फोरम होता है ये कमेटियों के गठन का, लेकिन प्रत्येक गांव का व्यक्ति बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर अपना काम कर सकता है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बहुत सारे काम होते हैं। मैंने पिछली बार भी जैसे आपसे डिस्कशन किया था कि एक तो अपने गांव में मान लो कोई बड़ी एरिया है, उसको संरक्षित करने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। उसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बोला जाता है, और उसकी खास बात ये होती है कि जिस भी जगह पे वो रहेगी, जिसका मालिकाना हक उसका है, वो चेंज नहीं होता। अगर पंचायत की धरती तो पंचायत की ही रहेगी, उसमें सिर्फ बोर्ड या सरकार उसमें उस चीज को बचा के रखने के लिए उसका सहयोग करेंगे। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और इसी तरीके से प्रत्येक गांव की एक किताब बनाई जा रही है इसके माध्यम से। उस किताब में भी प्रत्येक व्यक्ति अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। अपने गांव की जितनी भी, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियां हो, चाहे सामाजिक गतिविधियां हो, या फिर अपने गांव का कल्चर किस तरीके का है, वो सारी चीजें इसमें शामिल करवाई जाती हैं। इस तरीके से अगर मान लो कोई ट्रेडिशनल ज्ञान रखने वाला, पारंपरिक ज्ञान अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो भी उसमें शामिल करवा सकता है। एक टाइप से ये लीगल डॉक्यूमेंट है हमारा, इसमें जो चीज शामिल हो जाएगी ना, वो अपना एक पेटेंट राइट बन जाएगा इस गाँव का। तो इसलिए मेरी सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पढ़ें, देखें, समझें, और उसको बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में उस चीज को शामिल करवाने की कोशिश करें, ताकि आपके गांव की जितनी भी प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आप लोगों का अधिकार जो है वो बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और बलजीत जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक छोटी सी स्पीशीज को बचाने के लिए उन्होंने इतना दिलो जान से लगे हुए हैं। मैंने बहुत कम लोग मिलते हैं इतने डेडिकेशन से काम करने वाले। तो ये मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि पागलों की तरह काम करते हैं। मतलब इनको कभी लगता है इनकी भी कोई कुछ कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से काम करने की जरूरत है हमें। तो इसलिए मैं बलजीत यादव जी का फिर से तहे दिल से हरियाणा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड की ओर से भी और अपनी तरफ से भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं इनसे ये वादा भी करती हूँ कि हमारी जितनी भी कोशिश रहेगी, हम हर बार कोशिश करते हैं कि इनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ न कुछ हम करते रहें। तो आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि भी जो भी हम सहयोग इनका कर पाए वो करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने सुना। एक बात बता दीजिए मैं मधुमक्खियों के बारे में, जो जिसने मधुमक्खी का जिक्र किया था ना आपने, यदि मधुमक्खी न हो तो सरसों नहीं होती। तो इसमें आपने देखा होगा काफी बार दिसंबर के महीने में लाखों की तादाद में सरसों के खेत में मक्खियाँ आती है। उनका सर्कल क्या 5 किलोमीटर तक एरिया होता है। सब जो अतिथि आए इसके लिए धन्यवाद। मधुमक्खियों के बारे में मैडम जी ने जिक्र किया था, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इनका जो सर्कल होता है 5 किलोमीटर एरिया के अंदर होता है, और दिसंबर के महीने में जहाँ भी ज़्यादा मधुमक्खियाँ होंगी वहाँ सबसे ज़्यादा सरसों होती है। और आप कभी भी खेत में जाते हैं तो पूरे खेत के अंदर लाखों की तादाद में होती है, और वो कभी काटती नहीं। और काफ़ी बार क्या डब्बे लगाते हैं, हमें डब्बे लगाने चाहिए ताकि सरसों ज़्यादा हो। इसके बारे में मैं 2 बातें बताइए आपको इसके लिए। बहुत बहुत आभार मान्यवर, क्योंकि आपने जो बताया वो परागकण होते हैं। तो परागकण जो है वो मधुमक्खियों से ही एक दूसरे पौधे पर जाते हैं, और जिससे हमारी पैदावार बढ़ती है। यादव सभा इसाहा के प्रधान चंद्रभान यादव जी और उप प्रधान प्रीतम यादव जी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इन दोनों का स्वागत करता हूँ। और भी जो साथी अधिकारी या हमारे मेहमान आए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं बलजीत भाई से और पूजा से अनुरोध करूँगा कि वो दोनों आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। सभी मेहमान बुफा दे करके संजना जी, सरपंच साहब, बलजीत जी, सूरा जी, चंद्रभान जी, आप सभी आगे आए। और बलजीत भाई से मेरा अनुरोध है